टू अवर क्लासेस जेपी वर्ल्ड क्लास। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक आज का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको दोनों को मिल करके सरफेस केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बाकी है उन सारे क्वेश्चंस को देखना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो और सिंपली आपके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलो भाई, मैंने अपने पहले से ही आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। तो इसका पीडीएफ में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ पासवर्ड दे देना जेपी वर्ल्ड, तो खुल जाएगा पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी, फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। मतलब कि किस तरह से जो हमारा फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन का जो फिनोमिना है वो वैक्यूम फॉर्मेशन करने के लिए भी मददगार है। और सिंपल समझ आ गया क्वेश्चन। तो किस तरह से फिनोमिना ऑफ मतलब फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन रिस्पॉन्सिबल है वैक्यूम फॉर्मेशन करने के लिए। तो सबसे पहले इसको आंसर देने से पहले एक चीज देख लेते हैं, वैक्यूम होता क्या है। तो वैक्यूम एक टाइप का फ्री स्पेस है, या सिंपली इसे क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का फ्री स्पेस जहां पास आपके कोई भी आयनेट आयंस नहीं या फिर कोई भी पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, वैसी स्पेस को, वैसी जगह को क्या बोला जाता है, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में ना कोई एयर ना ही कोई चीजें, मतलब कोई भी पार्टिकल्स एटम्स के प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे कि सिंपल अगर वैक्यूम की सबसे बड़ा वैक्यूम की बात करेंगे तो हमारे अर्थ के बाहर जो वैक्यूम स्पेस है वो फ्री स्पेस, उसे वैक्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो किस तरह से अगर हमें आर्टिफिशियल कोई वैक्यूम क्रिएट करना है अर्थ पे तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और वहां एडजॉर्प्शन किस तरह से काम करता है। सिंपल अगर एडजॉर्प्शन किस तरह से काम करता है तो ये सिर्फ एक काम पे, एक चीज पे यूज किया जाता है कि दैट जो भी हम, जैसे कि इस रूम को मेरे को एक वैक्यूम बनाना है, वैक्यूम रूम बनाना है। ठीक है, तो मैं सारी की सारी जो इसकी वॉल्स हैं उसमें हाई क्वांटिटी का, हाई लेवल का या फिर हाई कॉन्सेंट्रेटेड चारकोल्स को सेटअप कर दूंगा। अब ये चारकोल्स क्या करते हैं, सारी की सारी एयर्स को सक कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, और थ्रू अ हाईली पावरफुल मोटर से हम क्या कर सकते हैं, वो सारी की सारी एयर को चारकोल्स के थ्रू हम स्टोर बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्पेस एक टाइप में, अब यहाँ ना कोई पार्टिकल्स बचेगा और ना ही कोई एयर बचेगा, तो ये स्पेस भी यानी ये रूम भी एक टाइप का वैक्यूम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम अर्थ पे भी आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जनरली बल्ब्स के अंदर भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है क्योंकि बल्ब्स को ग्लो कराने के लिए। चलो, तो पहला प्रोडक्शन मतलब किस तरह से एडजॉर्प्शन मदद करते हैं। एडजॉर्प्शन एक तरह से, एडजॉर्प्शन यहाँ चारकोल एक टाइप के एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एयर पार्टिकल्स जो हैं या फिर कोई एयर पार्टिकल्स हो गए या फिर और डिफरेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो एक टाइप के एब्जॉर्बेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब एब्जॉर्बेट जो भी बेट रहते हैं, एब्जॉर्बेट वो एब्जॉर्बेंट पे मतलब जो चारकोल की लेयर रहती है उसके ऊपर सक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से ये एडजॉर्प्शन ही तो हुआ, एडजॉर्प्शन ही तो हुआ। चलो, तो ये फिनोमिना अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट, मतलब किस तरह से साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट, मतलब जो भी एब्जॉर्बेंट हमारे पास है, मतलब सरफेस जो हमारे पास है उसकी साइज, प्रेशर ऑफ गैस, तीसरा है टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। मतलब ये सारी की सारी चीजें किस तरह से इफेक्ट करती हैं एडजॉर्प्शन को, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल से अगर हमारे पास क्या दिया है, एब्जॉर्बेंट दिया गया है, एब्जॉर्बेंट दिया गया है, ADSORBENT, एब्जॉर्बेंट ये दिया गया। एब्जॉर्बेंट बोलने का मतलब है सरफेस। ठीक है, इसको लिखे दे रहा हूं तो इसलिए आसान रहे, अपने को बार बार क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना पड़ता है। PTION, एडजॉर्प्शन पूरा का पूरा फिनोमिना है। चलो, इस सैंपल एक और यहीं पर टर्म आ जाते हैं, ADSORBAT, एब्जॉर्बेट। ठीक है, यानी पार्टिकल्स।
चलो सिंपल। अब जो भी केस आएंगे उसको इससे देख के अपन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है अपना पहला, किस चीज के ऊपर डिपेंड करने के लिए बोल रहा है। पहला तो अपना क्वेश्चन में बोला है कि साइज ऑफ एडसॉर्बेंट, मतलब इसकी साइज के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है अपना रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन अगर साइज के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो एडसॉर्बेंट की साइज जितनी ही कम होगी, मतलब इसके जो एडसॉर्बेंट पार्टिकल्स होंगे उसकी साइज जितनी ही कम होगी, तो सिंपल मैं बोल सकता हूं उनका उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा साइज कम होगी मतलब उतना उनका उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है। मतलब उनका रेट ऑफ एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना भाई लोग। तो सिंपल, तो अगर साइज कम है तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया एक तरीके से बढ़ ही रहा है। चलो पहला केस तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसी में केस पूछा है अपने पास इसी क्वेश्चन में, प्रेशर ऑफ गैस। गैस के प्रेशर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो गैस के प्रेशर की मतलब गैस PRESSURE प्रेशर, गैस प्रेशर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। तो सिंपली इसको एक और इसमें अपन ने जब एडसॉर्प्शन पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक था अपना जब, तो हमने उसके तरह ही मतलब वहां पास एक और टॉपिक पढ़ा था फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या होता था, आइसोथर्मल के हिसाब से X/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा, ठीक है, एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो मतलब एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये जो X होता है वो एक तरीके से क्या होता है, X अपने हमारे पास एड्सॉर्बेट होते हैं और M क्या होता है, एड्सॉर्बेंट होता है। तो एक तरीके से अगर बोला जाए एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्बेंट में अगर प्रेशर कम अप्लाइड होगा तो सिंपली हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो अपना ज्यादा होने ही वाला है। और सिंपल एक तरीके से, और जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गैस के प्रेशर के ऊपर से, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब गैस का अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, गैस क्या होगा भाई लोग, गैस जो भी अपने पास गैस होगी उसका गैस क्या है, अब एक टाइप का एडसॉर्बेट, ठीक है, एड्सॉर्बेट है, ठीक है। और वहां के पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक टाइप के एड्सॉर्बेंट होंगे। तो अगर गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब ऊपर वाली टर्म इंक्रीज हो रही है, ऊपर वाली टर्म इंक्रीज हो रही है मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर प्रेशर गैस का ज्यादा है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अगर यहीं पास एक और कंडीशन बनती है, अगर मान लो हमारे पास जो एड्सॉर्बेंट है वो गैस है, क्या बोला मैंने, एड्सॉर्बेंट है, अगर वो गैस है तो हमारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब वहां स्टडी कर रहे थे कि व्हाट आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये भी टॉपिक हमने कवर किया था पीछे, तो तब हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो एड्सॉर्बेट होता है वो अगर गैस में प्रेजेंट रहता है तो वहां रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत हाई रहता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्बेंट के हिसाब से अगर बोला जाएगा, ठीक है। ये इसका सबसे ज्यादा एड्सॉर्बेंट किस चीज पे डिपेंड, एड्सॉर्बेंट कौन से सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, तो एड्सॉर्बेंट सॉलिड सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड, फिर अपना आता है गैस। तो मतलब अगर एड्सॉर्बेंट गैस में प्रेजेंट है तो भैया अपना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो पहले से ही डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर उसके ऊपर प्रेशर हाई अप्लाई कर देंगे भाई लोग तो फिर अपना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन तो और ही वैसे डिक्रीज करने वाला है। तो अगर यहाँ दो केसेस बनते हैं, रेट मतलब किस तरह का, गैस को बोला जा रहा है एड्सॉर्बेंट या फिर गैस को एड्सॉर्बेट बोला जा रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए अपन ने देख लिया, अगर एड्सॉर्बेट के लिए बोला जा रहा है तो बढ़ेगा, एड्सॉर्बेंट के लिए बोला जा रहा है तो घट भी सकता है,
घटेगा ही। चलो हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आता है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो सिंपल ली चैटर प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं, ली चैटर प्रिंसिपल से अपन लिख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का, सिंपल एक जगह ड्रॉ कर देता हूं भाई, कहां ड्रॉ कर दूं, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल से जब हम एड्सॉर्प्शंस के लिए दो ग्राफ्स क्रिएट करते थे, तो यहाँ दो केसेस एड्सॉर्प्शन दो टाइप के होते थे, एक होता था हमारा फिजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन। फिजॉर्प्शंस क्या होते थे, जैसे ही हम ली चैटर प्रिंसिपल के हिसाब से उनकी बात करता था तो उनका ग्राफ कुछ, ये दो ग्राफ मैं बना ले रहा हूं, तो ये आ जाता है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर, और ये ए लिख रहा हूं मतलब एड्सॉर्प्शन है ना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जब हम फिजिक्स के लिए मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए बात करते थे, तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ये डिक्रीज करता जाता था। याद आया, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये डिक्रीज करता जाता था। बट एड्सॉर्प्शन अगर ये आ गया सिंपल, तो फ्रेंटिज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल से हम लिख सकते हैं फिजॉर्प्शन के लिए या फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। मतलब अगर टेम्परेचर मैं कितना ही कम रखता हूं, अगर यहाँ पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना हाई है एज कंपेयर टू इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के हिसाब से इस पोजीशन पे ज्यादा हाई है। ठीक है, तो सिंपल बोल सकते हैं टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। बट फिजॉर्प्शन में ना, सॉरी फिजॉर्प्शन के बाद केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन में ना थोड़ा सा वेरिएशन आता है। ठीक है, केमिजॉर्प्शन में ना थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है अपने को, बट इसके लिए भी काफी हद तक अपना ली चैटर प्रिंसिपल से हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। इसके लिए भी यही चीज वैलिड है, पर थोड़ा टाइम के बाद। शुरू में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाना चालू करते हैं तो अपना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, पर बाद में घटने लगता है एक सर्टेन लिमिट के बाद केमिजॉर्प्शन में। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस दोनों में एक ही टाइप के होते हैं, घटना दोनों में बाद में ही है, बट एक में इस वाले में प्रोसेस में शुरू में बढ़ता भी है। ठीक है, तो शुरू में अगर सर्टेन लिमिट तक बोल सकते हैं केमिजॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद ये घटना चालू कर देता है। तो सिंपल बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एज अगर हम राइज करते हैं टेम्परेचर को तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, इसलिए टेम्परेचर को कम रखना है। ठीक है, एक यहाँ फॉर्मूला भी है दैट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी आप सिंपली बोल सकते हो। चलो ये हो गया, इसका कुछ स्क्रीनशॉट कई लोग को लेना होगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप मैंने जो बताया है ना उसको आप पॉइंट टू दी पॉइंट लिखते जाना, तो इससे आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप आसानी से सबको पढ़ सकते हो। और ये भी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना प्रीवियस टॉपिक से ही है, तो इसलिए हट ज्यादा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ NH3 एंड CO मतलब NH3 अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच गैस विल बी एब्जॉर्ब मोर रेडिली ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड वाई। मतलब ये हमारे पास NH3 और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन दोनों गैस में से एक्टिवेटेड चारकोल में सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब कौन सी गैस होगी। ठीक है, इन दोनों गैस में से कौन सी गैस एड्सॉर्ब सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपल इसके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने 1 मार्क्स से उठाया था, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी तो ज्यादा ही होगा। हाँ भाई, ये बात तो अपना क्लियर है, टॉपिक 1 में हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। तो सिंपल अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में से अगर जिनको नहीं मालूम है उनके लिए, ठीक है, तो मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो एमोनिया का एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एक्टिवेटेड चारकोल में जो हमारा एमोनिया है
वही सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होंगी। तो ये कंडीशन को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमोनिया सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इस सबको एक्सप्लेन करना है जो अपन क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा मैं। सम सब्सटेंस कैन एक्ट बोथ एज कोलाइड्स एंड क्रिस्टेलॉइड। ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि कोलाइड्स की तरह भी बिहेव करते हैं और क्रिस्टेलॉइड की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब ट्रू सोल्यूशन वाले। ठीक है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स है वो कैसे बिहेव कर लेते हैं, कोलाइड्स की तरह भी और क्रिस्टेलॉइड की तरह भी। तो सिंपल इसका एक ही आंसर है भाई लोग, जिनको मालूम है थोड़ा सा ट्राई करो जब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये सब का अपना टॉपिक हो चुका है। मैंने कैटलिस्ट वालों से ना कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है। ठीक है, कैटलिस्ट वालों में से जनरली मैंने देखा है 10 साल के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं 10 साल में। तो कैटलिस्ट में से आप सिंपल बोल सकते हैं कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम रहते हैं, बट पूछता भी है 3 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में भी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्या पता चला आपके में पूछ दे। ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट वाले को भी पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ना। ठीक है, कैटलिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, बट जो हमारा कोलाइड्स है उसमें से अब मैं बोल सकता हूं कि 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है मतलब एडजॉर्प्शन, उससे मैं बोलूंगा 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10% कैटलिस्ट से पूछे जाते हैं। सिंपल आप बोल सकते हो। चलो फिर भी इस सबको पढ़ना है। कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन नहीं उठाया तो भाई लोग, कई लोग बोलोगे कैटलिस्ट के क्वेश्चन नहीं उठाया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, सम सब्सटेंस 2 तरीके से बिहेव करते हैं, एक कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, एक क्रिस्टेलॉइड्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल रेंज, अगर कोई भी पार्टिकल की रेंज, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल जो हमारे पास दिया गया है उसकी साइज अगर 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के अंदर होती है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं, एक कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं। COLLIDE कोलाइड्स। ठीक है, एक कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं। बट ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इसी टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज अगर कितने रेंज करे, 1 नैनोमीटर से भी कम रेंज करे, मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर से भी अगर कम किसी की साइज है तो एक क्रिस्टेलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो सिंपल से दोनों बात क्लियर हो गई। तो कैसे कुछ पार्टिकल्स मतलब कुछ पार्टिकल्स क्रिस्टेलॉइड की तरह भी बिहेव करते हैं, एक और दूसरे कोलाइड्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो साइज के वेरिएशन की वजह से ये दोनों तरह से बिहेव करते हैं। अब जो अपने पास ये वाले सॉल्यूशन मतलब क्रिस्टलाइड्स के सॉल्यूशन आते हैं, अब ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर NaCl को NaCl मिक्स कर दिया जाए वाटर में, ठीक है, अब उसके सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड होगा NaCl सॉल्यूशन या फिर एक्वस NaCl का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, तो ऐसे केस में उसे क्या बोला जाता है, इस केस में जो भी अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है वो एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन प्रिपरेशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन बोलने का मतलब है ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। पूरी तरह से मिक्स होने का मतलब है कि उनके जो भी पार्टिकल्स है, मतलब जो भी अपने पास लेस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा उनकी साइज कितनी 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाए, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जो प्रिपेयर्ड होते हैं उसे ट्रू सॉल्यूशंस बोला जाता है। इसी टाइप के आपका शक्कर पानी का भी सॉल्यूशन मतलब शुगर वाटर का भी सॉल्यूशन इसी तरह से एग्जांपल में
ले सकते हो। तो दोनों कंप्लीटली घुल जाते हैं भाई। मैंने आपका NaCl को मैं मिक्स करके ऐसे देखता हूँ, अब मैं NaCl को पूरी तरह से स्टेयर कर दिया, स्टेयर करने का मतलब मैं मिक्स कर दिया पूरी तरह से। तो मिक्स करने के बाद मुझे क्या ग्लास में नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा, आल प्लाट दिखेगा भाई, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन क्या क्रिस्टलॉइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट कुछ और एग्जांपल्स आ जाएगा, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कोलाइड्स का। कोलाइड्स का बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन सॉल्यूशन, ठीक है। जो बेंजीन सॉल्यूशन होता है वो एक टाइप का क्या फॉर्मेशन करता है? कोलाइड्स की फॉर्मेशन करता है। उसमें जो साइज मतलब जो उसका सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उसकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कुछ सब्सटेंस कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इसका रीजन यही है, ठीक है। उनकी साइज की वजह से वो एक क्रिस्टलॉइड की तरह भी बिहेव करते हैं और एक कोलाइड्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अब जैसे ही साइज उनकी चेंज अप हो जाती है, ठीक है, तो एक क्रिस्टलॉइड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं ट्रू सॉल्यूशन के केस में। और अगर उनकी साइज थोड़ा बढ़ जाती है, मतलब एटम्स की एक्लुमिनेशन हो जाती है। एक्लुमिनेशन बोलने का मतलब है कि एक साथ कैप्चर्ड हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। तो एक साथ मिलने के कारण अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, तो कोलाइड्स में की कंडीशन में आ जाते हैं। सिंपल सा, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो क्लियर है ना भाई लोग अभी तक? चलो नेक्स्ट हो गया, ये भी कंप्लीट। चलो अब क्या क्या चेंजेस हमें ऑब्जर्व, मतलब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज एडेड टू अ सोल ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। अगर हम फेरिक ऑक्साइड पे फेरिक ऑक्साइड के साथ जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन बोल रहे हैं ऐड करने को? NaCl का सोल्यूशन ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया ना? चलो रब कर दे। अपने पास जो फेरिक ऑक्साइड का सोल्यूशन, मतलब फेरिक ऑक्साइड का जो सॉल है उसके साथ फेरिक ऑक्साइड, सिंपल लिखे दे रहा हूं FeRRic फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड के साथ अगर हम क्या कर देते हैं, किस चीज का सोल्यूशन ऐड करने के लिए बोल रहे हैं भाई लोग? मैं भूल गया, NaCl का सोल्यूशन, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। तो अपने पास जो सोल क्रिएट होता है, SOL, सोल यानी एक टाइप का कोलाइड्स है, ठीक है। कोलाइड्स को क्या बोला जाता है? एक टाइप के कोलाइड प्रिपरेशन को सोल बोला जाता है, ठीक है। जो भी फेरिक ऑक्साइड के साथ NaCl का सोल, अगर हम NaCl का मिक्सचर ऐड करते हैं, सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो अपने को एक सोल क्रिएट देखने को मिलता है, मतलब कोलाइड्स देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ क्या क्या चीज अपने को ऑब्जर्व होगी वो अपने को इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो सिंपल, जब हमारे ये फेरिक ऑक्साइड वाले सॉल्यूशंस रहते हैं तो इसमें जो भी मेटल प्रेजेंट, मतलब ये जो अपना फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड एक पॉजिटिव आयन एटम क्रिएट करता है, मतलब एक पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। इसमें जो अपना आयरन रहता है, मतलब Fe, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर बोल सकते हो +3 आयंस क्रिएट करता है, ठीक है। फेरिक्स के आयन मतलब आयरन के आयंस क्रिएट करता है। और सिंपली जब ये एक्वस NaCl की कांटेक्ट में आता है, एक्वस NaCl की कांटेक्ट में, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है। एक तो होता है Na+, ठीक है, प्लस Cl-, Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है। अब यहां जो क्लोरीन माइनस चार्ज वाला है वो क्या कर देते हैं? Fe+3 को कोगुलेट कर देता है, कोगुलेट कर देता है मतलब जमा देता है। तो ये अपने को कंडीशन यहां देखने को मिलता है। तो इतनी सारी चीज अपने को ऑब्जर्व होती है। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट है। फेरिक ऑक्साइड को अगर NaCl के साथ मिक्स करते तो अपने को एक सोल देखने को मिलता है। यहाँ जो फेरिक ऑक्साइड रहता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ आयरन का पार्टिकल रहते हैं या फिर आयंस के एटम्स रहते हैं वो +3 आयंस में एग्जिस्ट करते हैं। Na जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में एक्वस NaCl जैसे ही सोल्यूशन में ऐड होगा तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, एक Na+ और Cl-। जो Cl- रहता है वो फेरिक के ऊपर अटैक करने के कारण
या फिर फेरिक की क्लोरीन माइनस की प्रेजेंट के कारण जो Fe+3 रहता है वो कोगुलेट कर जाता है। तो इतना चीज अपने को ऑब्जर्व मतलब देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड देन थ्रू अ सोल। तो क्या चीज अपने को ऑब्जर्व होगी? अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया है भाई लोग कि अपने पास एक NaCl का सॉल्यूशन दिया है, इसको रब कर दे रहा हूं। एक अपने पास ये दो ठोक टाइप के सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक मान लेता हूं ये सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ये है। एक टाइप का NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये एक टाइप का हमारे पास सोल दिया गया है। दो केसेस अपने पास दिए गए हैं। अब इसमें अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो क्या केस मिलेगा? अगर इसमें लाइट को पास कराते हैं तो क्या केस देखने को मिलेगा? अब भाई लोग जिनको याद है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स तो वो आसानी से आंसर दे ही देंगे। जिनको याद है तो चलो लेट्स ट्राई विथ मी, मेरे साथ ट्राई करो। तो NaCl का सॉल्यूशन जो रहता है वो एक टाइप का मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसमें जो भी अपने पास NaCl के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं वो स्प्लिट अप करके Na+ और Cl- में पूरी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं और जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम रहती है, इसलिए हम एक टाइप से ट्रू सॉल्यूशन इसमें क्रिस्टलॉइड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सारी डिटेल जो मैंने बोली ये प्रीवियस मैंने क्वेश्चन अटेंड किया था उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। तो ठीक है, एक टाइप का ट्रू सॉल्यूशन क्रिएट करने के कारण जब लाइट ट्रैवल करेंगी एज इसमें कोई ज्यादा पार्टिकल्स तो प्रेजेंट नहीं है। अब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम है, मतलब काफी निग्लिजिएट अमाउंट में है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे लाइट को स्कैटर ना करने के कारण अपने को नो चेंजेस देखने को मिल जाएगा, या फिर सिंपली बोल सकते हो अपने को टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। THYNDAL टिंडल, THYNDALL इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट पढ़े थे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में। चलो, तो टिंडल इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा ही नहीं। बट एक टाइप का ये सोल है, सोल बोलने का मतलब एक टाइप का कोलाइड है। तो इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगी उसके 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के बीच में उनकी साइज मेंटेन करेगी या फिर वेरी करेगी। 1 एमस्ट्रॉन से लेकर के 1000 एमस्ट्रॉन, इसमें भी आता है केस में, ठीक है। तो इसके कारण जो लाइट के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ मतलब लाइट के पार्टिकल्स या लाइट के जो भी लाइट होगी उस स्कैटरिंग शो करेगी पार्टिकल्स के साथ। अब स्कैटरिंग या फिर रिफ्लेक्शन के कारण अपने को जो लाइट की रेज रहती हैं वो या फिर लाइट का जो डायरेक्शन रहता है वो दिखाई देता है, भाई हाँ लाइट इस तरह से मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और देखो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते थे कोलाइड्स की टिंडल इफेक्ट के अंडर। तो सिंपल सा केस है, दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का जो भी डिटेल है वो अपने से फिल कर लेना, क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको PDF में। हो गया, व्हाट विल बी दी चार्ज ऑन AgI कोलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी अ चार्ज ऑन AgI कोलाइड, मतलब सिल्वर आयोडाइड क्लोराइड कोलाइड्स। सिंपल सी बात है, क्या चार्ज होगा AgI में, ठीक है। कोलाइड से एक टाइप का अपने पास कोलाइड यानी सोल दिया गया है AgI का, ठीक है। पार्टिकल्स व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन टू KI सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको एक बार समझ लेते हैं, इसको रब कर दूं। चलो, क्वेश्चन तो बोर्ड पे भी आ रहा होगा तो आपको तो आसानी होगा, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलो। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है अपने पास ना एक टाइप का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अपने पास एक टाइप का सॉल्यूशन दिया गया है किसका, AgNO3 का, ठीक है। AgNO3 का सॉल्यूशन दिया गया है। अगर हम क्या करते हैं KI एक्वस KI है ना, तो इसे सिंपल मैं क्या लिख देता हूँ, एक्वस KI सॉल्यूशन के साथ एक्ट करते हैं, मतलब रिएक्ट करवाते हैं, तो अपने को एक सोल देखने को मिलता है। सोल देखने का मतलब है जो भी अपने पास
मतलब सिल्वर आयोडाइड का एक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट हो गया। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन को हम KI सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इन वाटर के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल मैं इसे एक्वस KI बोल सकता हूँ। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट इसमें अपने को एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट विल बी चार्ज ऑन AgI कोलाइड्स, मतलब जो भी अपने पास सिल्वर आयोडाइड का क्लोराइड दिया गया है इसके ऊपर क्या चार्जेस आएंगे, यही पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल जो है अपने को चार्जेस देखने को मिलेगा सिल्वर आयोडाइड के ऊपर, वो रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किस कारण से आता है, नेगेटिव चार्ज आता है सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है, वो है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। किस प्रोसेस के कारण, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन के कारण अपने को AgI पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। यानी आप सिंपल बोल सकते हैं जो आयोडीन इसमें आयन प्रेजेंट रहेंगे वो नेगेटिव चार्ज रहेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब जो अपने पास डिस्पर्स मीडियम रहेगा, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम क्या है, KI क्या है अपने पास, डिस्पर्स मीडियम, DISPER एसिड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स मीडियम जो भी अपने पास रहेगा वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिसके कारण जो हमारे पास सोल क्रिएट होगा उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा। और ये किस फोनोमेना के अंडर आता है, ये सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन के अंदर आता है। अब इस सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन में होगा क्या, अगर इस रिएक्शन के हिसाब से मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो भी सिल्वर आयोडाइड के जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे, सोल क्रिएट होंगे, ठीक है, कोलाइडल सोल जो क्रिएट होंगे। अब उसके साथ जैसे ही मैं आयोडीन नेगेटिव चार्ज अटैक करवाता हूं, ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, AgI और ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट और I नेगेटिव, और ये अपने पास सोल देखने को मिल जाता है। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अपना यहां तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। चलो, out of MgCl2 and aluminum trichloride, magnesium dichloride और aluminum trichloride, which is more effective in causing coagulation of negatively charged solution and why, मतलब अगर इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट कोगुलेशन पावर किन की होगी, MgCl2 का या फिर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। अपन अगर जिनको हेनरी सिजुल लॉ याद है या फिर हेनरी सिजुल रूल याद है, दोनों एक ही है, तो आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो कोगुलेटिंग पावर तो उसी के ऊपर हमने देखा था कि जिसका जितना ज्यादा, मतलब हेनरी सिजुल रूल के हिसाब से जिसका जितना ज्यादा पावर होगा, मतलब जिसके आयंस का जितना ज्यादा पावर होगा, उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी उतना ही, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी वो सिंपल बोल दिया मैंने, इसकी जगह रेट ऑफ कोगुलेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ कोगुलेटिंग कैपेसिटी भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपल अपने पास दो जो मेटल्स दिए गए हैं, जो भी मेटल्स के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज आएगा वो उतना ही ज्यादा कोगुलेशन शो करेंगे। ठीक है, यही दिया गया है, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं इसका सिंपल वे में इसका पावर निकालता हूँ तो इसको x मान लेता हूँ। क्लोरीन का क्या आ जाएगा, -1 × 2 और कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, सो -2 और तो ये x = क्या आ जाएगा, +2। तो मतलब Mg के ऊपर जो भी Mg किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल Mg को क्या लिख सकता हूँ, Mg +2 ये लिख सकता हूँ। चलो, एल्युमिनियम को इसी तरह से थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसे लिख सकता हूं x, और क्लोरीन का -1 ही होता है, × 3 और =0, मतलब x +3 आ जाएगा। और एल्युमिनियम कौन सा एग्जिस्टेट का स्टेट करेगा,
किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये मैं बोल रहा हूं। तो +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब अपन ने अकॉर्डिंग टू हेनरी शेड्यूल लॉ के हिसाब से आप लिख लेना कि जिसकी जितनी ज्यादा पावर, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव पावर आयनेट की पावर, उतना उसका उतना ही ज्यादा कोगुलेटिंग कैपेसिटी होती है। तो आप इन दोनों में से देख ही सकते हो किसकी ज्यादा कोगुलेटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम +3 की सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग कैपेसिटी हो जाएगी। चलो कंप्लीट है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर करके आए थे इस टॉपिक से। हो गया। चलो, out of a sulfur solution and protein which one forms multi-molecular collide। तो जो भी अपने पास एक कौन सा सल्फर सोल्यूशन दिया गया है, सॉरी सल्फर सोल्यूशन नहीं बोलेंगे भाई लोग, कोलाइड्स के केस में है तो सल्फर सोल बोलेंगे, ठीक है। एक सल्फर सोल दिया गया है, दूसरा प्रोटीन दिया गया है, प्रोटीन। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने पास क्या शो करेगा, सबसे ज्यादा अपने को शो करेगा, मतलब कौन सा अपने को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की फॉर्मेशन करके देने वाला है। चलो, जिसको याद है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं तो उनके लिए तो काफी आसान होगा, अभी तक सॉल्व भी कर लिए होंगे। सिंपल मैं इसको रब कर देता हूं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स किसको याद आ गया, जिसको याद आ गया 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 1 2 3 4 5। अब वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। हो गया। चलो, तो क्या है आंसर, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स किनको याद आएगी और किन्होंने कॉपी से चेक कर लिया। हाँ, जिनको याद आ गया चेक कर लिया, दोनों को ही वेरी गुड, क्योंकि कम से कम आप लोग ने ट्राई किया। चलो, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कौन से कोलाइड्स होते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स ऐसे टाइप के कोलाइड्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारा इनिशियल जो कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज होती है वो कितनी होती है, 1, मतलब सिंपल से बोलता हूं तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर्स के अंदर लाई करती है। बट एज वो सारे के सारे जो एटम्स के एग्रीगेटेड फॉर्म रहते हैं, मतलब टूटे हुए टुकड़े रहते हैं, तो ठीक है, तो एग्रीगेशन मतलब करके एक साथ ज्वाइन अप होने के कारण वो एक नया पार्टिकल क्रिएट कर लेते हैं जिनकी साइज 1000 हेमेस्ट्रॉन से भी ज्यादा होती है, या फिर 1 सिंपल बोल सकते हो कि कितना 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा हो जाती। तो ऐसे कोलाइड्स को क्या बोला जाता था, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो अपन ने दोनों के लिए एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है। जो सल्फर सोल था तो वहां सेम टू सेम, अगर जिनको एग्जांपल भी याद आ गया है तो उनके लिए काफी अच्छा है, उन्होंने मालूम ही चल गया। सल्फर सोल किसके लिए था, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। प्रोटीन किसके लिए था, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। अब किस तरह से आंसर, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, जो भी अपने पास कोलाइडल सोल था, जैसे कि प्रोटीन शुरू में ना उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूलर साइज बोलेंगे, हर एक पार्टिकल्स का ना बहुत बड़ा बड़ा होता है। ग्लूकोज का साइज आपने खुद ही देखा होगा। प्रोटीन भी तो क्या है, एक टाइप का स्टार्च है, एक टाइप का ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रोटीन्स का मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स का साइज रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, ठीक है। साइज वेरी करने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करने के कारण वो बाद में जैसे हम उसे इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। उस ब्रेक डाउन के कारण वो पार्टिकल्स पहले उनकी साइज कितनी थी, बड़ी थी, पर वो ब्रेक डाउन करने के कारण स्मॉल में चेंज अप हो जा रहे हैं। तो एक टाइप से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये बात तो क्लियर है। दूसरा अपने को केस क्या देखने को मिला इसमें, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जो भी हमारे पास सल्फर सोल है, सल्फर सोल जो भी अभी एक टाइप का दिया है, तो वो शुरू में क्या होते हैं, उसकी साइज बहुत छोटी छोटी होती है, बट आप बाद में वो एक टाइप से एग्रीगेशन शो करते हैं, मतलब एक टाइप से ज्वाइन अप होते हैं, ठीक है। ज्वाइन होने के कारण वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का एग्जांपल सल्फर सोल इसका एग्जांपल हो जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। आंसर भी सल्फर सोल हो जाएगा। चलो कंप्लीट है। चलो भाई लोग, आखिरकार अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट